नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक जानेंगे और एक एक घटनाओं को समझेंगे। अगर इसे सामान्य भाषा में अगर हम लोग देखें तो जलालुद्दीन खिलजी के कुछ अगर पहले अगर जाएं तो जब गुलाम वंश भारत में शासन कर रहा था, गुलाम वंश में बहुत सारी जातियां थी। जैसे सैयद थे, तुर्क थे, अफगान थे, मंगोल, मामलुक, ये सब वंश थे। लेकिन वहाँ पर जब गुलाम वंश का शासन चल रहा था, उस समय तुर्क लोग का वर्चस्व बहुत अधिक था। हर जगह केवल तुर्क लोग ही दिखाई देते थे। चाहे कोई सैनिक में देखें अगर आप, या फिर जो भी दरबार के में लोग बैठते थे, सभी लोग तुर्क ही थे। बाकी लोगों को वो लोग शासन व्यवस्था में नहीं रखना चाहते थे। वो उनके साथ वो लोग भेदभाव करते थे। तो लोग यह समझते थे कि गुलाम वंश का मतलब है केवल तुर्क ही हैं, बाकी कोई नहीं। जो भी जातियां हम बताए आपको कि सैयद हो गए, तुर्क हो गए, खिलजी हो गए, मंगोल हो गए, मामलुक हो गए, ये लोग जाति थे, समझिए। उस समय जातियां ये लोग थे, लेकिन इनको शासन व्यवस्था में पूरी तरह से भागीदार के तहत शामिल नहीं किया गया। उनको इनके साथ भेदभाव होता था। ये लोगों को कहा जाता था कि आप शासन में से दूर रहिए यार, क्योंकि यह गुलाम वंश है, तो इसमें केवल तुर्क ही शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका निभाएंगे। मतलब इनको शासन व्यवस्था से दूर रखा गया। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया, जब बलबन का कार्यकाल खत्म हुआ उस समय, तो उसके बाद जो भी उत्तराधिकारी आए, सुल्तान बने, वह केवल एक नाम मात्र के थे। जब वह बने वह, तो कुछ समय के बाद देखेंगे तो 87 से 89 में बनते हैं, मोहम्मद बनते हैं। फिर 89 से 90 के बाद बनते हैं। तो ये लोग काफ़ी कमज़ोर थे, अनुभवहीन थे। दरबारियों ने इन्हें शासन के के लिए सुल्तान के पद पर इसको स्थापित कर दिया। लेकिन केवल अगर सामान्य भाषा में अगर कहें तो केवल यह कठपुतली थे। बाकी दरबारी अपना सब कार्य कर रहे थे। मतलब कि दरबारी जो भी थे उस समय किंग मेकर की भूमिका निभा रहे थे। सुल्तान भले ही कोई और है, लेकिन सब जो फायदे हैं, जो काम कराने हैं, क्या क्या कैसे होगा, ये सब दरबारी ही अपना तय कर रहे थे। उस समय क्या हुआ कि तुर्क में ही बहुत सारे टकराव देखने को मिले, क्योंकि जब शासन व्यवस्था कमजोर होती है तो लोग अपने अपनी तरफ से शासन को चलाने का लोग प्रयास करते हैं। लोग सोचने लगे कि सुल्तान हमारे पसंद का होना चाहिए। कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं, हमारे पसंद का होना चाहिए। तुर्क ही थे ये लोग। जब जब ऐसी
भावना मन में आई तो शासन व्यवस्था क्या होने लगा, कमजोर होने लगा धीरे धीरे। जब कमजोर होने लगा तो देखेंगे तो जो कि जलालुद्दीन खिलजी हैं उस समय सेनापति हुआ करते थे। उन्होंने जब देखा कि शासन व्यवस्था कमजोर हो रही है, सुल्तान लायक नहीं है, तो इन्होंने फायदा उठाया और तख्ता पलट कर दिया। इसने तख्ता पलट कर दी और जो सुल्तान थे उस समय उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद यह खुद को सुल्तान घोषित कर देते हैं और एक नया वंश चालू करते हैं, जो कि हम आपको बताए थे कि गुलाम वंश में बहुत सारी जातियां थी, उसमें एक खिलजी भी थे। वही इन्होंने खिलजी जाति के नाम पर खिलजी वंश रखा। तो यहाँ से अब खिलजी वंश चालू हो जाएगा 90 के बाद। 92 के बाद खिलजी वंश का शासनकाल चालू हुआ। उस समय जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बने। मतलब इसकी स्थापना कौन किए, तो जलालुद्दीन खिलजी ही किए, खिलजी वंश की स्थापना। धीरे धीरे समय बीतता गया। इन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक शासन को चला रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि इनका एक भतीजा था अलाउद्दीन, यह उसे भेज दिए देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए, अभियान पर भेज दिए। वहां से वह अभियान को जीत कर आया, बहुत सारी धन संपदा साथ में लाया। लेकिन उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। दोस्त ने मजाक में कह दिया कि जब इतनी हमारे पास धन संपत्ति है तो आप ही क्यों नहीं सुल्तान बन जाते हैं। मतलब दोस्त ने कहा, किसको कहा, अलाउद्दीन को कहा। उसके भी मन में जिज्ञासा उठी कि हाँ, बात तो सही कह रहा है, हम इतनी मेहनत से धन जीत कर ला रहे हैं, लूट कर ला रहे हैं, लेकिन हम किसी और को क्यों दें। और उन्होंने योजना बनाई कि हम इसका क्या करेंगे, फायदा उठाएंगे। जब जीत कर आया वह, और जो जो कड़ा का क्षेत्र एक था, वहां पर रुक गया वो और सुल्तान को बुला मिलने के लिए कि आप आइए और हम मिलना चाहते हैं। सुल्तान भी तुरंत चले गए वहां पर अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए। लेकिन कहते हैं कि सुल्तान की यह सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहां पर अलाउद्दीन ने खिलजी था, वह पूरी तरह से तैयार था वो, क्योंकि योजना बनाई गई थी कि जलालुद्दीन खिलजी को मारना है। क्योंकि उस समय जलालुद्दीन खिलजी के मन में थोड़ा भी संदेह नहीं था कि हमारा भतीजा हमारे साथ ऐसी गलती करेगा। जब वो गए, वो जाने के बाद उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के गले मिला और अलाउद्दीन खिलजी अपने हाथों में छुपाकर खंजर रखा हुआ था। उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को खंजर से पीछे से मार दिया और जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। तो हम लोग इसे
एक एक करके समझते हैं पूरी घटना को। तो चलिए देखते हैं। भूमिका अगर देखें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला गैर तुर्क शासक था। जलालुद्दीन खिलजी है, जो देख रहे हैं आप, जलालुद्दीन खिलजी यहाँ पर, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला गैर तुर्क शासक है। क्योंकि जब पहले गुलाम वंश था तो उस समय केवल तुर्क ही थे जो शासन व्यवस्था में अपना कदम आगे बढ़ा रहे थे, शासक बन रहे थे। लेकिन जब खिलजी वंश आया तो यह गैर तुर्क था, मतलब यह तुर्क नहीं था। यह खिलजी जाति थी। खिलजी जाति के ही नाम पर खिलजी वंश नाम रख दिया गया और उसका सुल्तान बना, संस्थापक बना जलालुद्दीन खिलजी। और देखते हैं इसको। शासनकाल 1290 से 96। उसने न केवल गुलाम वंश को समाप्त किया बल्कि सत्ता की जातीय संरचना को भी बदला। उन्होंने सत्ता को न सिर्फ समाप्त किया बल्कि जातीय संरचना को बदला। जातीय संरचना का मतलब है कि पहले गुलाम वंश में तुर्क लोग शासन कर रहे थे, लेकिन खिलजी वंश जब आ, जब आया तो यह अपनी संरचना को ये क्या कर दिया, बदल दिया कि अब खिलजी राज करेंगे। अब खिलजी के अनुसार शासन व्यवस्था चलेगा अब। और देखते हैं। खिलजी वंश की शुरुआत ने साम्राज्य की राजनीति को नए मोड़ पर ला दिया। जब खिलजी वंश का शुरुआत हुआ तो खिलजी वंश ने अपने शासन व्यवस्था को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि पहले होता था कि गुलाम वंश में खिलजियों के साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता था। लोग खिलजी को उनको बोलते थे कि आप शुद्ध नहीं हैं, आप अशुद्ध हैं। क्योंकि खिलजी को लोग बताते थे कि आप तुर्क और अफगान का मिश्रण हैं, दोनों को का मिला जुला आप नस्ल हैं आप, और इनका मजाक उड़ाते थे। लोग तुर्क थे तो वो कहते थे कि हम क्या हैं, शुद्ध हैं और आप अशुद्ध हैं। खिलजी वंश को मतलब वो नीचा दिखाते थे। लेकिन जब बलबन के बाद शासन व्यवस्था कमजोर पड़ी तो खिलजी अपना वर्चस्व कायम कर लिए। क्योंकि उस समय में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान की हत्या कर कर खिलजी वंश की स्थापना कर दिया। और देखते हैं इसको। सत्ता तक का संघर्ष, जातीय संघर्ष का परिप्रेक्ष्य। गुलाम वंश तुर्की शासकों का वंश था जो भारत को केवल तुर्कों की संपत्ति मानते थे। जब गुलाम वंश भारत में शासन कर रहा था तो वह केवल मानता था कि केवल तुर्कों की यह संपत्ति है, मतलब जो गुलाम वंश है यह केवल तुर्कों का है, बाकी जो जातियां हैं उनका यह नहीं है। बाकियों को ये लोग अलग रखते थे। शासन व्यवस्था में उनकी भूमिका न के बराबर थी। क्योंकि ये लोग समझते थे कि केवल शासन व्यवस्था गुलाम वंश केवल तुर्कों का है, किसी और का नहीं है। और देखते हैं। खिलजी मूलतः तुर्क अफगान मिश्रित नस्ल के माने जाते थे। जो खिलजी हैं अफगान तुर्क मिश्रित नस्ल के माने जाते थे। मतलब दो लोगों का मिला हुआ जीन, मतलब कि एक तुर्क और एक अफगान का मिला हुआ जीन जो कि नया नस्ल होता है, उसको जो उत्पन्न हुए उसे खिलजी बोला गया।
और कहा गया कि आप शुद्ध नहीं हैं, आप अशुद्ध हैं आप, क्योंकि आप तुर्क और अफगान का मिला हुआ रूप हैं, आप नस्ल हैं आप, डीएनए जिसे आप समझ सकते हैं कि दोनों का मिला हुआ डीएनए वही नस्ल को निर्धारित करता है। इसलिए दरबार में भेदभाव और सत्ता से दूरी बनी, इसलिए उनके साथ भेदभाव किया जाता था और सत्ता से उनको दूर रखा गया, दूरी बना दिया गया कि आप शुद्ध नहीं हैं, आप अशुद्ध हैं, क्योंकि आप तुर्क और अफगान का दोनों का मिला हुआ आप रूप हैं, आप खिलजी हैं, क्योंकि हम तो तुर्क हैं, हम शुद्ध हैं। तो ऐसी बातें उस समय चलती थी, लोग इसी के आधार पर लोग एक दूसरे का मजाक बनाते थे। और देखते हैं सैन्य प्रभाव और दरबारी नियंत्रण। बलबन के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी था। बलबन की मृत्यु के बाद तुर्क कुलीनों ने बलबन के पोते कैयूमर्स को कठपुतली सुल्तान बना दिया। जलालुद्दीन ने धीरे धीरे दरबार, सेना और अमीरों पर नियंत्रण प्राप्त किया। जब बलबन शासन कर रहा था, बलबन के बाद जो भी शासक बनाए गए वह केवल कठपुतली थे वह, क्योंकि जो दरबारी थे, जो अमीर कहे जाते हैं, वो लोग अपने मनपसंद का सुल्तान बनाते थे। जो कि सुल्तान दिखता तो था कि किस गद्दी पर कौन बैठा है, लेकिन वह जितना कार्य करता था वह अमीरों के इनके इशारे पर कार्य करता था, मतलब वह कठपुतली था वह। और देखते हैं फिर देखें जलालुद्दीन ने धीरे 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 दरबार, सेना और अमीरों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। जो जलालुद्दीन है धीरे धीरे क्या कर लिया, जब सत्ता कमजोर होने लगी तो जलालुद्दीन ने फायदा उठाने की कोशिश किया और धीरे धीरे सैन्य हो गए, सेना हो गया, अमीरों जो दरबार के लोग थे उन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। मतलब तख्त को उनको अब हासिल करने के लिए पूरी तरह से योजना यह बना रहा है कि हमारे जितने सैनिक हैं, क्योंकि यह तो सेनापति था उस समय जलालुद्दीन खिलजी, जो भी सैनिक हैं यह हमारे पक्ष में हैं, और बाकी जो दरबार में अमीर हैं, मतलब जो भी दरबारी हैं उनको भी अपने पक्ष में कर लेंगे तो सत्ता हमारे हाथ में चली आएगी। और वैसा ही हुआ। फिर हुआ तख्ता पलट। 1290 में जलालुद्दीन ने विद्रोह किया और सत्ता हथिया ली। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि सल्तनत की नस्लीय संरचना का अंत था। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह जो भी नस्ल था उसका भी अंत था, उसका भी बदलाव था। जो तुर्क पहले शासन कर रहे थे, अब तुर्क की जगह पर अब आ गए खिलजी आ गए। और देखते हैं तुर्क कुलीनों की सत्ता टूट गई और खिलजी क्रांति के नाम से अब परिवर्तन इतिहास में दर्ज हुआ। जो जो भी तुर्क थे, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, तुर्क कुलीनों की सत्ता टूट गई, क्योंकि गुलाम वंश में जो शासन कर रहे थे वह पूरी वह तुर्क थे वह, जिसे आप कुलीन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो भी अमीर होते हैं कुलीन, जो कि दरबार के बड़े बड़े जो लोग होते हैं उसे कुलीन कहते हैं, अमीर कहते हैं, ऐसा
कहा जाता है, जो कि ऊंचे वर्ग के लोग माने जाते हैं उसमें। और देखते हैं, क्रांति के नाम से यह परिवर्तन इतिहास में दर्ज हुआ कि अब भारत में खिलजी वंश राज करेगा। यह इतिहास में यह क्या हुआ, दर्ज हो गया है। और देखते हैं, गुलाम वंश का अंत हुआ। गुलाम वंश क्या हुआ है, अब खत्म हो गया, क्योंकि गुलाम वंश के स्थान पर आ गया अब खिलजी वंश आ गया। और देखते हैं, तुर्क कुलीनों की आपसी प्रतिस्पर्धा, क्योंकि यहाँ पर देखें गुलाम वंश क्यों खत्म हुआ, क्योंकि तुर्क जो थे आपस में वो क्या करने लगे, लड़ने लगे कि जो हमारी चलनी चाहिए, हमारे पसंद का सुल्तान बनना चाहिए। तो जब अपने ही में लोग लड़ने लगे, तो यहाँ पर जो जलालुद्दीन खिलजी है वह फायदा उठा लिया। कहते हैं ना कि जब दो बिल्ली लड़ती है तो उसमें बंदर का फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि जब तुर्क आपस में लड़ रहे हैं तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। वही बात है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, दरबारी में अस्थायी षड्यंत्र और पद के लिए आपसी मारामारी, सत्ता कमजोर हुई। लोग आपस में ही मारामारी कर रहे हैं, आपस में ही लोग सत्ता के लिए झगड़ रहे हैं, तो शासन व्यवस्था वैसे ही कमजोर हो जाएगी, स्वाभाविक है। और देखते हैं, बलबन के कठोर शासन के बाद कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं बचा जो नियंत्रण रख सके। जब बलबन थे उस समय तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब बलबन का शासनकाल खत्म हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, तो अब धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं अब चरमराने लगी, अब कमजोर पड़ने लगी। जो भी उत्तराधिकारी आए तो वह अनुभवहीन थे, वह सत्ता के काबिल वह नहीं थे, वह अयोग्य थे, वह कठपुतली थे। और देखते हैं, फिर यहाँ पे देखें देखें राजनीतिक शून्यता और उत्तराधिकारी का संकट। जो जो राजनीति है वह शून्य पड़ गई है। शून्य का मतलब अब धीरे धीरे वह समाप्त होने वाली है अब, क्योंकि कोई योग्य शासक नहीं आ रहे हैं। जब योग्य शासक नहीं आएंगे तो शासन व्यवस्था भी संकट में पड़ जाएगी। तो अंतिम समय में गुलाम वंश में कोई योग्य शासक नहीं थे, इसीलिए गुलाम वंश खत्म हुआ। और देखते हैं, बलबन की मृत्यु के बाद कोई शक्तिशाली दावेदार नहीं बचा था। जब बलबन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कोई भी शक्तिशाली दरबार को चलाने के लिए नहीं बचा था उस समय, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, बलबन की मृत्यु के बाद कोई शक्तिशाली दावेदार नहीं बचा था। मतलब जो भी आए वह अयोग्य थे, वह शासन को चलाने के लिए वह सक्षम नहीं थे। वो लोग अपने मनपसंद के सुल्तान बना रहे थे, मतलब सुल्तान उस समय कठपुतली बन गए थे। और देखते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर देखें तो क्यों मर्स आते हैं, अनुभवहीन था, दरबारी कठपुतली था। क्यों मर्स आता है वो, जो कि अनुभवहीन था, वो अनुभव उसके पास नहीं था, कठपुतली था, क्योंकि दरबार के लोग उसको बैठाए थे और वह सोच रहे थे कि जैसा हम कहेंगे वैसा क्यूमर्स करेगा। तो जब कोई दूसरा चला रहा है तो शासन व्यवस्था कमजोरी होगी। और देखते हैं, फिर देखें, प्रशासनिक ढांचे में जड़ता जिससे असंतोष बढ़ा, प्रशासनिक व्यवस्था भी कमजोर होने लगी।
जब कमजोर होने लगी तो असंतोष क्या होने लगा, बढ़ने लगा। क्योंकि जब सुल्तान है कमजोर है तो शासन व्यवस्था वैसे ही क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी वह। और देखते हैं समाज और शासन के बीच दूरी। गुलाम वंश में सत्ता केवल तुर्की कुलीनों तक सीमित था। समाज के बीच दूरी कैसे बनी, जब समाज में जितने लोग रहते हैं, जितनी जातियां हैं, सबका भागीदारी अगर समान होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन किसी एक ही जाति की अगर प्राथमिकता हो, बाकी जातियों को अवसर न मिले, तो समाज में क्या होता है, असंतोष फैल जाता है। उसी वैसा ही हुआ गुलाम वंश में, जो कि केवल तुर्क लोग को, जो तुर्क हैं उनको शासन व्यवस्था में भागीदार बनाया गया, और बाकी जो जातियां थी उनको शासन व्यवस्था से दूर रखा गया। तो यह समाज में क्या हुआ, असंतोष एक फैल गया। और देखते हैं बाद में समझ, आम जनता और गैर तुर्क शक्तियों को शासन में स्थान नहीं था। मतलब कि तुर्क को छोड़कर किसी को शासन व्यवस्था में स्थान नहीं था। और देखते हैं यह दूरी क्रांति के लिए निर्भर बन चुकी थी। जो यह दूरी थी यह क्रांति के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। क्योंकि जब जिसको अगर समाज में भागीदारी नहीं मिलती है, किसी एक ही जाति को भागीदारी मिलती है, तो बाकी जो जातियां होती हैं वह क्रांति करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वैसा ही उस समय गुलाम वंश में हुआ कि तुर्क जब शासन कर रहे थे, बाकी जातियों को शासन व्यवस्था में भागीदार नहीं बनाया गया, तो उस समय बाकी लोग क्रांति करने के लिए तैयार हो गए। मतलब पूरा माहौल बन गया क्रांति करने के लिए। और देखते हैं फिर समझ, जलालुद्दीन की शासन नीति और मूल्यांकन, इसको भी देख लेते हैं। आंतरिक नीति, क्षमा उदारता, देखते हैं इसको भी। आंतरिक नीति, क्षमा और उदारता, विरोधियों को दंडित करने के बजाय क्षमा करता था। यद्यपि यह नीति नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ थी, पर राजनैतिक दृष्टि से आत्मघाती सिद्ध हुई। क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी का क्या था, कमजोरी था, वह विरोधियों को सजा देने के बजाय उनको छोड़ देता था। क्योंकि ऐसे तो ठीक था वह कि किसी को सजा देने से पहले आप उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यह देखें तो शासन व्यवस्था की दृष्टि से यह अच्छा नहीं है, गलत है। क्योंकि जब आप ऐसे करेंगे तो शासन व्यवस्था क्या हो जाएगी, क्योंकि आप सुल्तान हैं, आप ही अगर उदार बन जाएंगे, जब शासन व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं चलाएंगे आप। क्योंकि जब जो भी आपके विरोधी हैं उसे आप सजा देने के बजाय आप उसे छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगी, आपकी यह कमजोरी है यह। और देखते हैं जो यहाँ पे, यद्यपि यह नीति नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ थी, नैतिक तो यह सही था, यह श्रेष्ठ था यह, कि किसी को सजा देने के बजाय आप उसको छोड़ दें। लेकिन पर राजनीतिक दृष्टि से आत्मघाती सिद्ध हुआ। जो जो राजनीतिक दृष्टि से यह गलत साबित हुआ। और देखते हैं इतिहासकार बर्नी इसे राजनीति में अयोग्य नैतिकता मानते हैं। जो बर्नी इतिहासकार हैं वह कहते हैं कि यह राजनीति की दृष्टि से क्या है, गलत है, सही नहीं है। और देखते हैं मंगोल नीति लघुकालिक समाधान। जो मंगोल हैं समझ, उनको भी बारे में देख लेते हैं।
क्या हुआ यह 1292 ईस्वी में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। 1292 ईस्वी में मंगोल भारत पर आक्रमण किए। फिर क्या हुआ, जलालुद्दीन ने लड़ाई के बजाय उन्हें बसने की अनुमति दे दी। देखिए फिर वहीं पर यहाँ पर वही हो रहा है। जब 1292 में मंगोल आक्रमण करते हैं, जलालुद्दीन खिलजी उसे लड़ने के बजाय उसे भारत में ही बसने का क्या कर देता है, आदेश दे देता है कि आप ही रहिए, क्या दिक्कत है। सोचिए, ऐसा जब सुल्तान रहेगा तो दिक्कत तो आएगी। जलालुद्दीन ने लड़ाई के बजाय उन्हें बसने की अनुमति दे दी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। सोचिए, उसे लड़ने के बजाय उसको आप बसने के लिए कह रहे हैं कि आप बस जाइए यहीं पर प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर। परिणाम, अल्पकाल में शांति। जब आप उन्हें उनसे लड़े नहीं आप, और उनको आप बसने के लिए आदेश दे दिए, तो क्या है, थोड़े समय के लिए वो क्या है, वो शांति हो गई। क्योंकि जो जो मंगोल थे वह जिस दृष्टि से वह आए थे वह भारत में, लेकिन वह तो मिल ही गया कि स्थान मिल गया रहने के लिए। तो जब मिल गया तो क्या दिक्कत है अब, वही बात हो रहा है यहाँ पर। और दीर्घकाल में सुरक्षा, जो यह लंबे समय के लिए क्या हो गया, सुरक्षा हो गया, मंगोलों से सुरक्षित हो गए अब। क्योंकि मंगोल खुद यहाँ पर बस गए, जब बस गए तो झगड़ा ही खत्म हो गया है। और देखते हैं तीसरा, अगर देखें, प्रशासनिक नीति पुराने ढांचे में सुधार नहीं। जो प्रशासनिक नीति है उसके पुराने ढांचे में सुधार नहीं किया गया, वैसे ही वह चल रही थी वो। तो जब उसमें सुधार नहीं होगा तो धीरे क्या हो जाएगी, वो पूरी राजनीतिक व्यवस्था खराब होने लगेगी। क्योंकि समय समय पर उसमें बदलाव करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बदलाव नहीं करेंगे तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली जाएगी वो। और देखते हैं न्याय और कर नीति में नरमी लेकिन कार्यान्वयन में ढिलाई। जो न्याय है, कर नीति में क्या की गई, नरमी की गई, छूट दी गई, लेकिन जो ढिलाई वो देखने को मिली। क्योंकि न्याय अगर समय पर मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन न्याय को मिलने में अगर बहुत देरी हो जाता है तो वह क्या है, वो ठीक नहीं है वो। वैसा ही यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कार्यान्वयन में ढिलाई। जो कार्य हो रहा है वह, उसमें क्या हो रहा है, बहुत देरी हो रहा है इस समय। और देखते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था बलबन के सैन्य बोझ से पहले ही जर्जर थी, पर पुनर्निर्माण की कोई ठोस योजना नहीं थी। बलबन के इस समय शासन व्यवस्था क्या थी, वह चरमरा गई थी, पूरी तरह से जर्जर हो गई थी। लेकिन जब बाद में भी सुधार नहीं हुआ तो वह और भी खराब हो गई वो। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य की अर्थव्यवस्था बलबन के सैन्य बोझ से पहले ही जर्जर थी, मतलब खराब थी एकदम, पर पुनः निर्माण की कोई ठोस योजना नहीं थी। फिर से उसे निर्माण करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी। जब नहीं रहेगी तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखते हैं अलाउद्दीन के साथ संबंध। यहाँ पर समझ, अलाउद्दीन के साथ कैसे संबंध है इसको भी देख लेते हैं। भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी पर अभियान के लिए भेजा। जो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी है वह अपने भतीजे अलाउद्दीन को देवगिरी पर अभियान करने के लिए भेजता है, जो कि वहाँ पर यादव वंश थे। तो फिर क्या हुआ, और देखते हैं जब वह विजय के बाद लौटा तो जलालुद्दीन ने उसे स्वयं गले लगाया। जब वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जाता है, वो वहाँ पर विजय प्राप्त करता है,
जब फिर वहाँ से लौटता है तो उसे मिलने के लिए जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं, खुद जाते हैं, उससे गले मिलते हैं। और देखते हैं यह उसकी सबसे बड़ी बड़ी रणनीतिक भूल थी। जब जलालुद्दीन खिलजी उससे मिलने के लिए गए, अलाउद्दीन खिलजी से, यह सबसे बड़ी यह भूल थी क्योंकि वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है, वह पूरी तरह से योजना बना चुका है कि हम यहाँ पर रहेंगे, और जलालुद्दीन खिलजी अगर यहाँ पर आते हैं हमसे मिलने के लिए, और जैसे ही हमसे वह गले मिलेंगे, हम अपनी खंजर से उनको मार देंगे। वह अपने हाथों में वह खंजर छुपाए हुए था। वो जैसे ही खिलजी से जलालुद्दीन खिलजी से वह गले मिला, वह खंजर से वह उसके पीठ में मार दिया वो, और वहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी की मौत हो गई। और देखते हैं यह उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल थी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की भूल थी। और देखते हैं और उसी क्षण कड़ा में उसकी हत्या कर दी गई। जो वहाँ का क्षेत्र था, कड़ा था, कड़ा में जब मिलने के लिए गए थे, वहाँ पर इनकी क्या हो गई, हत्या हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। उसकी नीतियों की सीमाएं, रणनीतिक विफलताएं, जो उसकी नीतियां थी, उसकी क्या सीमाएं थी, उसकी विफलता क्या थी, उसमें कमियां क्या थी, देखते हैं उसको। पहला, अत्यधिक दया सत्ता के लिए नुकसानदायक। अत्यधिक यह दया करता था, भावुक हो जाता था, और यह सुल्तान में सबसे बड़ी कमी है। सम्राट को राजधर्म और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच संतुलन रखना होता, क्योंकि यहाँ पर राजधर्म और व्यक्तिगत नैतिकता के विरुद्ध आपको क्या करना होगा, संतुलन बनाए रखना होगा। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं, तो क्या हो, यह दिक्कत है। और देखते हैं जलालुद्दीन यह संतुलन नहीं बना पाया, दोनों के बीच राजधर्म और कह सकते हैं कि नैतिकता, दोनों के बीच जलालुद्दीन खिलजी संतुलन नहीं बना पाया, क्योंकि वह क्या, जरूरत से ज़्यादा वह दया करता था वो। और एक राजा में यह सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। और देखते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता क्या हुआ, सत्ता को उनका क्या हुआ, विकेंद्रीकरण हो रहा है। सत्ता सुल्तान के दृष्टि से सुल्तान के पास उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि जब उदार होते हैं आप, तो आपके बहुत सारे लोग होते हैं जो जो आपका क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। वही यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी के साथ हो रहा है। और देखते हैं प्रांतीय गवर्नरों को स्वतंत्रता, परिणाम स्वरूप सत्ता का क्षरण हुआ। जो प्रांतीय गवर्नर थे, जो दूत बनाए गए थे छोटे छोटे, वहाँ पर जो गवर्नर थे उनको क्या दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया। जब जब उनको स्वतंत्रता देंगे आप, तो जो सुल्तान है उनकी शक्ति क्या जो है क्षरण होगा, उसका शक्ति में क्या हो जाएगी, उसमें कमी आएगी। क्योंकि आप गवर्नर को आप पूरी तरह से स्वतंत्र दे रहे हैं, स्वतंत्रता दे रहे हैं, आप उस पर नियंत्रण आप नहीं कर रहे हैं, तो यह क्या है, यह दिक्कत है। और देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने इसी स्थिति का फायदा उठाया और स्वतंत्र सैन्य शक्ति खड़ी कर ली। अलाउद्दीन खिलजी है, वह इसी का क्या किया, फायदा उठाया, और एक सैन्य खड़ा कर दिया, वो अपनी सैनिक व्यवस्था बना दी वो। और देखते हैं जन संपर्क नीति कमजोर। जलालुद्दीन खिलजी की जनसंपर्क नीति भी क्या थी, कमजोर थी। कैसे? आम जनता और सैन्य वर्ग में वह प्रभाव नहीं छोड़ सका जो एक शक्तिशाली सम्राट को चाहिए। सोचिए यहाँ पर आम जनता में भी, सैन्य वर्ग में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। आम जनता हो या फिर
सैन्य उसमें भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। जब जब प्रभाव नहीं छोड़ते हैं आप, तो आप एक अच्छे शासक नहीं बन सकते हैं आप। और देखते हैं हत्या और सत्ता परिवर्तन परिणाम। हत्या और सत्ता के परिवर्तन देखते हैं, उसको भी कड़ा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, वह क्या पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कड़ा जो उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है, देखते हैं इसको। कड़ा में 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने धोखे से जलालुद्दीन की हत्या कर दी। वह तो जलालुद्दीन गले मिलने के लिए गया था अपने भतीजे से, लेकिन उसको क्या पता था कि हमारा भतीजा ही हमारी क्या कर देगा, हत्या कर देगा। पीछे से वह खंजर घोंप देगा। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने खंजर घोंप मारकर अपने चाचा की क्या कर दी, हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। और देखते हैं न कोई प्रतिरोध हुआ न कोई बदला। कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, कोई बदला नहीं हुआ, और सीधा क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी गया और सुल्तान बन गया, वो गद्दी पर बैठ गया। और देखते हैं यही दर्शाता है कि जलालुद्दीन खिलजी का व्यक्तिगत प्रभाव कितना कमजोर हो चुका था। यह सब कुछ बताता है कि जलालुद्दीन खिलजी का व्यक्तिगत प्रभाव है वह कितना कमजोर हो चुका था। तो आप जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक समझे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।